आप सभी मित्रगणों का सच्चा साथी। देखिए मित्रों, सीडीपी 16 जनवरी 2022 पेपर 1 के ऑनलाइन पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, बताइए। यूनिडायमेंशन होती है, बहुदिशीय होती है ना दोस्त। PCMSEL फिजिकल, कॉग्निटिव संज्ञान, मेंटल मानसिक, सोशियल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वाला, तो हर दिशा में न होगा, गलत हो गया। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता, साहब वातावरण भी तो होना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता और वातावरण एनवायरनमेंट दोनों का गुणात्मक संबंध होता है, तो यह गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता केवल थोड़े होगा, वातावरणीय कारक केवल वातावरण एनवायरनमेंट थोड़े होगा, यह प्रकृति और पोषण का गुणात्मक संबंध होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी कि बहुसांस्कृतिक, बहु विविधताएं, डाइवर्सिटी, बहु परिप्रेक्ष्य, बहुत सारी विधियों का समावेशन, अलग अलग दृष्टिकोण को समावेशित करना, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना बच्चे को, मल्टी पर्सपेक्टिव होता है, बहु विविधताएं। सी नंबर उत्तर सही होगा। कहता है प्रश्न 2, कौन सा बच्चों में विवेचनात्मक यानी आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एनालिसिस, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाला। पता करो तटीय इलाके में लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, बिल्कुल सही है। क्या और क्यों का जवाब, समावेशी कक्षा में अलग अलग बुद्धि लब्धि के बच्चे होंगे तो अलग अलग उनका दृष्टिकोण होगा। क्या होता है विवेचनात्मक या अपसारी चिंतन? जिसके एक से अधिक उत्तर हों, अलग अलग दृष्टिकोण। भारत के 10 राज्य का नाम बताइए, फिक्स कर दिया, गलत। 2 से 10 तक के पहाड़े फिक्स कर दिया है अभिसारी। दी गई कविता का सुस्मरण, रट्टा मार, गलत हो गया। 1 नंबर क्यों सही हुआ? जैसे आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी पर सारे वन खत्म हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग दृष्टिकोण। उसी प्रकार से क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग नजरिया होगा, अलग अलग दृष्टिकोण होगा। 1 नंबर उत्तर अपसारी, माने खुले अंत वाला, खुले सिरे वाला, जिसके अनंत उत्तर होंगे। 1 नंबर उत्तर होगा, विवेचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। आइए, चरणीय सिद्धांत आ गया ना, और आपने प्याजे में देखा होगा, क्या बोले, प्याजे नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो चरणीय सिद्धांत में बताया था ना, विकास अनिरंतर रूप से, डिसकंटिन्यूअस रूप से। यूं तो विकास सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया, लेकिन विकास का चरणीय सिद्धांत पूछ रहा है, जो कि प्याजे ने दिया हुआ है, अनिरंतर होगा। केवल वातावरणीय, आनुवंशिकता भी तो होनी चाहिए, सांस्कृतिक यानी वातावरण, आनुवंशिकता भी तो होनी चाहिए। और चरणीय सिद्धांत क्या होगा, किस पर जोड़ देता है, डिसकंटिन्यूटी। प्याजे के 4 सिद्धांतों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। संज्ञानात्मक विकास का 4 वर्गीकरण, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। तो अलग अलग विशेषताएं, और निरंतर रूप से चलता है एकदम। चरणीय सिद्धांत जब भी पूछे याद रख लें इसको। कहता है कौन सा कारक विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव, यानी अधिगम के परिये सक्रिय वातावरण, बच्चे अंतः क्रिया करेंगे, जुड़ेंगे। पारिवारिक समाजीकरण परिवार से होता है, समकक्षी दोस्त मुहिम से वार्तालाप करके। सांस्कृतिक मूल्य बिल्कुल सही, बच्चों का आत्मसम्मान यानी कि स्व सक्रियशीलता, खुद के प्रति जो है पॉजिटिव विचार। 1 2 3 4 सभी सभी हैं। आइए, कहता है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चरण में बच्चे निम्न क्या कर पाते हैं, प्रतिलोमिक चिंतन, रिवर्स करना तो तीसरी अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में रिवर्जिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता, वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला। प्रतिलोम चिंतन, रिवर्स करना, गलत। प्रतीकात्मक खेल, जी बिल्कुल,
बिलीफ प्ले, इमेजिनरी प्ले, प्रतीकात्मक खेल, विश्वास खेल, काल्पनिक खेल। बी नंबर उत्तर हुआ। हमने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ था कैसे प्रतीक चिन्हों के आधार पर चोर सिपाही वगैरह खेलता है, गुड्डा गुड़िया से खेलता है और उसे राजा या रानी का प्रतीक देता है, अपना दोस्त बना लेता है उसे। अनुक्रमिक वर्गीकरण, वर्गीकरण तो तीसरी अवस्था में, संरक्षण तीसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था बोल रहे हैं ना 2 से 7 वर्ष, तो बिलीफ प्ले 2 नंबर। कहता है प्रश्न, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, तो प्रतीकात्मक खेल कहाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा, मतलब बच्चे तार्किकता भी नहीं कर पाते हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, तो बी नंबर, प्रतीकात्मक खेल। अभी तो हमने देखा। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है, तो नैतिक विकास के चरणों का सार्वभौमिक होता है, स्वरूप जो होता है ना सार्वभौमिक, यही तो आलोचना भी है कि सार्वभौमिक नहीं साहब। कैरोलिन गिलिगन जो हैं उन्होंने क्या कहा कि यह संस्कृति पर आधारित भी होता है, परिस्थिति पर आधारित भी होता है। सार्वभौमिक यानी सभी जगह पाया जाएगा। नैतिकता के उनके तीनों चरण जो हैं, नैतिक चिंतन विकास में निरंतरता होती है नहीं, नैतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, क्रम से है। पहला पूर्व नैतिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष, फिर 10 से 13 वर्ष नैतिक अवस्था परंपरागत, फिर पोस्ट कन्वेंशनल अर्थात उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से 16 वर्ष या अबॉव। यह प्रक्रिया जो है ना क्रम से नहीं है, क्रम से है, वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। यही तो इनका जो है ना आलोचना है कि वातावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं होता है, जबकि होना चाहिए वातावरण के अनुसार। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, जी नहीं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, सार्वभौमिक होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसके समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जा रहा है, यानी कि बच्चों को मदद मुहैया करवाया जाता है, बच्चे खुद से जो करते हैं और साथ ही साथ मदद मुहैया करके जो सीखते हैं, उसी को तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कहता है केवल अध्यापन में, केवल अध्यापन, केवल पढ़ाने में शिक्षकों को मदद, केवल मूल्यांकन करने में, दोनों में ना मदद मिलेगी, यानी हर क्षेत्र में मदद मिलेगी। प्रवाही बौद्धिकता, जो प्रभावशाली हैं, बोले तो फ्लूइड इंटेलिजेंसी, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हीं को पहचान। ऐसा थोड़े होगा केवल प्रतिभाशाली को ही पाठ निर्माण या मदद मुहैया करवाते हैं, नहीं हुआ ना। डी नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि बच्चों को मदद मुहैया होती है, तो केवल प्रवाही बौद्धिकता यानी कि असर्टेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंसी गलत हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रभावशाली बच्चा नहीं, फ्लूइड इंटेलिजेंसी। और एक होता है क्रिस्टलीय, यदि RB केट्टल का देखिएगा तो केट्टल के अनुसार क्रिस्टलीय मूर्त वस्तु को समझने की क्षमता, फ्लूइड यानी कि तरल बुद्धि जिससे तार्किकता की जाती है, तो तार्किक विचार वाले बच्चों को केवल मदद मिलेगा क्या, उनकी पहचान गलत। अध्यापन और मूल्यांकन दोनों में मदद करेगा। पढ़ाने में बच्चों के किस स्तर तक जांच पड़ताल, यानी कि किस स्तर तक बच्चे सीख पाए हैं, यदि नहीं सीख पाए तो मदद कर देगा। मूल्यांकन में मदद भी तो किया जाता है। ए नंबर उत्तर 8वां का। कहता है विशिष्ट संप्रत्यय पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। कैसा आधा हल किया हुआ, वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। देखिए आधा हल किया ना, तो पाठ निर्माण यानी संकेत एवं इशारे, प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज, तो मदद दे दिया, और आधा खुद से करेगा यानी खुद का भी प्रयास शामिल है इसमें, तो इसके फोल्डिंग होगा। ये देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा, अरे नॉट भी दिया गया है हिंदी में, देखिए ये गलत दे दिया गया है, नॉट पूछा जा रहा है, प्रगतिशील कक्षा यानी चहुमुखी विकास बच्चे का होगा, तो ऐसा पॉजिटिव विकल्प के अनुसार नहीं है, नॉट है ना, नहीं पूछा जा रहा है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी एक दूसरे की मदद, सहयोगात्मक गतिविधि, ये तो सही है।
भय मुक्त वातावरण, तब ना बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना, प्रत्येक व्यक्ति का रूप, रंग, विशेषता, बुद्धि, लब्धि आदि का भाषा को सम्मान देना। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिगत मतभेद यानी व्यक्तिगत असमानता, इंडिविजुअलिटी को सम्मान देना, सही है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन परीक्षा का डर दिखा देना या छड़ी से पिटाई करके अनुशासन देना, बाहरी अनुशासन पूछ रहा है ना, आंतरिक नहीं, ये निगेटिव है। और यही हमारा सही उत्तर होगा डी नंबर, क्योंकि नॉट है यहाँ विकल्प में। 11 नंबर प्रश्न है कि महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापिका बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में, अच्छा बुद्धि लब्धि स्थिर होती है क्या? आज आप नहीं सीख पा रहे हैं किसी को बौद्धिकता के आधार पर, कल तो सीख पाएंगे ना। तो बुद्धि लब्धि या बुद्धि क्या होती है? अस्थिर, चर होती है, निश्चित नहीं, अनिश्चित, जो बदल जाए। तो कहता है स्थिर समूह में पृथक न करे, तो नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं एक अध्यापक। बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाना, पृथक करना, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अध्यापक को असुविधाजनक है। अध्यापक से क्या लेना देना है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में? बच्चों के अनुसार ना होना चाहिए बाल केंद्रित, विद्यालय के लिए असुविधा। फिर विद्यार्थी के समझ बूझ को प्रोत्साहित करना, अर्थपूर्ण अधिगम, न कि विद्यालय के बारे में सोचना विद्यालय को असुविधाजनक है। और क्योंकि क्यों करते हैं विद्यालय को असुविधाजनक है, इसीलिए पृथक कर देंगे, इसलिए पृथक नहीं करेंगे। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, यह भी गलत है। अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा यानी अंतः क्रिया करने में, समूह में गतिविधि करने नहीं करने देता है। नहीं के कारण ये गलत हो गया दोस्त, बात समझे कितना बेहतरीन है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमॉन्ग देमसेल्फ, कंप्लीट अमॉन्ग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप, मैंने सामूहिक प्रतिस्पर्धा। आप प्रतिस्पर्धा देख के ये नहीं समझ जाइएगा कि सर तो बोले प्रतिस्पर्धा नहीं करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ स्वस्थ ही है क्योंकि अंतर सामूहिक क्रिया हो रही है। निगेटिव हो गया। बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थाई नहीं है, क्या है? अस्थाई है ना, चर होता है, डेफिनेट नहीं होता है, अस्थाई नहीं है, सही तो बोल रहा है। यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। चिन्हित करना यानी कि ये बुद्धि लब्धि बच्चा जो है ये अपसारी है, ये बच्चा जो है ना क्रिएटिव माइंड का है, इसको आगे बैठा दो, चिन्हित करने में जिम्मेदार हो सकती है। तो पृथक नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदार हो सकती है चिन्हित करने के लिए। समझिए ना, डी नंबर सही तो है और यही उत्तर होगा। बुद्धि लब्धि अस्थाई नहीं होती है और बुद्धि लब्धि के आधार पर चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार बन सकती है। बिल्कुल सही है, घुमा दिया है। आप समझे, थोड़ा सा 2-3 बार बोल के देखे विकल्प को, समझ जाएंगे दोस्त। 12 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीति, क्या तरह तरह की? बहु विविधता को सुसाधित करना, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया? बच्चों में अलग अलग बहुबौद्धिकता निष्पादन करने में मददगार है। बिल्कुल सही है, 1 नंबर। बहुबौद्धिकता यानी किसी में संगीतात्मक बुद्धि, किसी में भाषाई बुद्धि, किसी बालक में जो है गणितीय तार्किक बुद्धि, स्थानिक चिंतन वाली बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक अंतराव्यक्तिक बुद्धि, आध्यात्मिक प्राकृतिक बुद्धि। तो अलग अलग बुद्धि के आधार पर अलग अलग शिक्षण विधि, अलग अलग शिक्षण विधि के आधार पर कैलकुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा, निष्पादित करेगा। सही है। सामान्य बौद्धिकता नहीं बोला गया है। तारक विद्यार्थी, तारक मतलब कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, स्टार स्टूडेंट्स, तारक केवल उनको मदद करेगा। बताइए, गलत ना? हार्वर्ड गार्डनर का क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद। फिर व्यवहारिक बुद्धि वगैरह, व्यवहारिक बौद्धिकता यानी बाहरी दुनिया से जोड़ के अलग अलग बुद्धि। साहब 1 नंबर उत्तर। आइए, 1.5 से 2.5 साल कह रहा है कि उम्र 1.5 से 2.5 साल, तो 1.5 साल 2.5 साल, दुई शब्द है यानी कि 2 शब्दों वाली भाषा। मम्मा खाना, पापा टॉय, 2 छोटे छोटे वाक्य बोलता है बच्चा,
2 से 3 शब्दों वाले। तो 2 शब्द यहाँ बोल रहा है, 2 शब्द का उच्चारण वाला वाक्य, इसे तार संप्रेषित भाषा कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि सामान्यतः बच्चा 18 महीने से 30 महीने की उम्र में बोलता है। 18 महीने से लगभग जो है ना 24 महीने की उम्र तक 2 शब्दों के भाव के रूप में प्रकट करता है। 18 से 30 महीना, उसमें विशेष रूप से 24 महीने में, 24 महीना बोले तो 2 साल। तो खैर याद रखेंगे 1.5 से 2.5 साल। तार संप्रेषित टूटी फूटी भाषा वाले वाक्य, टेलीग्राफिक स्पीच, हमने अब स्पष्ट रूप से अपनी नोट्स में लिखाया भी है, बताया भी है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और लड़कियां, स्त्रियां क्या करते हैं, हृदय से, हार्ट से, दिल से सोचती हैं। यह क्या है, पूर्व से चली आ रही एक जो है ना लैंगिक रूढ़िवादिता वाला स्टेटमेंट है, स्टीरियोटाइप। यहाँ पूर्वाग्रह नहीं ले लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कब होगा, जब सामने बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें जो है ना भेदभाव कर रहे हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन शुरू से आ रहा, परंपरा से आ रहा, रूढ़ियों से आ रहा जो प्रचलन है, वाद है, प्रथा, यानी प्रथा, पूर्वाग्रह, पूर्व से चला आ रहा आग्रह, स्टेटमेंट, कथन, तो वो स्टीरियोटाइप होता है। बायस या डिस्क्रिमिनेशन जब सामने बच्चे मौजूद हैं तब कर रहे हैं, तब होगा। बी नंबर उत्तर। लड़कियां दिल से सोचती हैं, लड़के दिमाग से। हा हा हा, रूढ़िवादी विचार है ये, स्टीरियोटाइप। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सी मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं होती है? प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लासरूम जॉन डीवी की देन है ना, तो नहीं कौन सा होगा जिसमें चहुमुखी विकास नहीं होगा बच्चे का? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, जनरल यानी कि पत्र पत्रिकाएं वगैरह, मननशील यानी चिंतन करने वाले, तो अध्यापक ऐसी वस्तुओं का मननशील चिंतन करने वाले, अपसारी चिंतन को बढ़ाने वाले जनरल का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल करता है, तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं वगैरह, तो जनरल का इस्तेमाल करेगा। कहता है स्वमूल्यांकन समकक्षी मूल्यांकन, बच्चा खुद से भी मूल्यांकन, मैं कहाँ तक सीखा नहीं सीखा, और दोस्त मुहिम के माध्यम से भी जानने को मिलता है। और नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि बच्चों का 3 प्रकार से मूल्यांकन, 360 डिग्री रोटेशन वाला, यानी कि शिक्षक देंगे मार्क्स, बच्चे खुद को भी देंगे स्वमूल्यांकन, और समकक्षी पीयर यानी उनका दोस्त मुहिम भी मूल्यांकन करेगा। केवल मानक निर्देशित, लीजिए मानक आ गया, अमानक यानी कि बाहरी दुनिया से जोड़ के भी होना चाहिए, केवल किताबी ही नहीं, खेलकूद गतिविधि भी होनी चाहिए। अमानक अनौपचारिक तरीके से, यही तो गलत है और यही तो उत्तर होगा, नहीं पूछ रहा है। पोर्टफोलियो के माध्यम से तो करते हैं, सी उत्तर। हास्याकृत बच्चा है कैसा, वंचित, डिसएडवांटेज, या कहिए मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड, किताब में चौथाई छोड़ देते हैं, तो वो वाली बातें यहाँ लागू मत कीजिएगा। वैसे बच्चे जिनको की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, हास्याकृत बच्चे, हास्याकरण वाले बच्चे, वंचित समूह के बच्चे, स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? कहता है हास्याकृत बच्चा है, कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा लंगड़ा लूल्हा लंगड़ा लूल्हा है, कोई बच्चा आँखों से जो है ना मजबूर है, दिव्यांग है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित। अब आँखों से यदि दिव्यांग है, हाँ, तो बच्चे को क्या दीजिए, साम्य, समानता के साथ साम्यता, इक्विटी, जैसे ब्रेल लिपि का प्रयोग, जैसे सीडी प्लेयर का प्रयोग। बच्चा विकलांग है यदि, तो बैसाखी, व्हील चेयर जो सरकार की तरफ से मुहैया होती हैं, तो साम्यता हो जाएगा। इसे इक्विटी कहते हैं, इक्विटी एजुकेशन वाली बातें। समानता तो जब ये नहीं रहता तब मारते। बच्चा यहाँ वंचित, हास्याकृत, सहानुभूति नहीं साहब, समानुभूति, समानुभूति यानी एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। बच्चा का कपड़ा फटा हुआ है, सहानुभूति दिखा के पैसा दे दीजिए, तो बच्चा दूसरे भावनाओं से, दूसरे लोगों से अपने को, आपको कंपैरिजन करके हीन, दीन, शीर्ण महसूस करेगा, है ना। विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। अब देखिए, सुविधा से वंचित है, उसको बिजनेस वाली बातें, व्यवसाय वाली बातें सबको ना देना चाहिए, केवल हास्याकृत थोड़े। साम्यता किसके लिए,
तो हास्याकृत जो बच्चे हैं, बी नंबर। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में विद्यार्थी गणितीय क्रिया, गणितीय संक्रिया तो डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणितीय वैफल्य, वैफल्य क कर दिया गया, गलत है, बी नंबर होगा गणितीय। आइए, समावेशी संस्था में, समावेशी कक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थी है, कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? श्रवण बाधित यानी सुन नहीं पा रहा है, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन, उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, उपशीर्षक। अब देखिए बच्चे को वीडियो चला करके आप बता सकते हैं, बच्चा देख तो सकता है, सुन नहीं सकता है, तो ये तो सही है। देखने वाले मटेरियल उपलब्ध करवाना, यदि सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति यानी कि संकेत इशारे करके, सांकेतिक रूप में शारीरिक गतिविधि और संकेत का इस्तेमाल, बिल्कुल वो तो बच्चा देख सकता है ना। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक, मौखिक देखिए कीजिएगा बच्चा सुन नहीं पाएगा, लेकिन शाब्दिक चित्रित संप्रेषण चित्र के माध्यम से, तो चित्र के माध्यम से करेंगे, चित्र के माध्यम से मौखिक संप्रेषण के साथ साथ क्या करेगा, चित्र के माध्यम से भी शिक्षक बताएंगे, तो चित्र से समझेगा ना बच्चा, देख तो सकता है, सुनने में ना प्रॉब्लम है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम, देखिए मौखिक जैसे केवल मुंह से बोलिएगा, बच्चा सुन तो नहीं पा रहा है, यही तो गलत है, और डी नंबर उत्तर। निम्नलिखित में कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण, तर्क वितर्क एनालिसिस किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति, किसके प्रति? वंचित हास्याकृत बच्चे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रह, कैसा? पूर्व से चला आ रहा रूढ़िवादी पक्षपात वाला विचार, रूढ़िवादी पूर्वाग्रहित को उजागर कर सकता है। माने कौन सा विकल्प पूर्वाग्रह वाला है, अब समझे? वंचित समूह के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रह अर्थात डिसएडवांटेज ग्रुप, डिप्राइव्ड वर्ग का, मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड वाला ग्रुप, तो कहता है तो कैन ऑफन बी रिवील्ड, प्रकट कर सकता है, राज खोल सकता है, किसके प्रति? प्रेजुडाइस, पक्षपात। तो एक निगेटिव विकल्प चुन लीजिए, जो कि पूर्वाग्रह पूछा जा रहा है, रूढ़िवादिता। कहते हैं लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, बैठने की एक निश्चित व्यवस्था। मुझे बताइए जो उच्च जाति का बच्चा होगा उसको आगे बैठना, या बुद्धि लब्धि में ज़्यादा तेज तर्रार है तो आगे बैठेगा, क्यों? सामान्य स्तर का बच्चा आगे नहीं बैठ सकता है। आसन व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था निश्चित रहेगी। ये तो समावेशी कक्षा का हनन है ना, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का, ये निगेटिव है और यही पूर्वाग्रह है, एक नंबर उत्तर। बाकी देखिए सब सही है। निपुणता उन्मुखी यानी मास्टरी ओरिएंटेड, किसी लक्ष्य को पाने के लिए दक्षता प्राप्त कर लेना, मास्टरी ओरिएंटेड, निपुणता, बिल्कुल सही। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चे, ठीक है। यथोचित समायोजन अर्थात अधिगम लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत हो रही है, कठिनता, तो बच्चे को तरह तरह का कॉन्सेप्ट बता के समायोजित कर दीजिए, सिखा दीजिए, सही है ना। बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, यंत्रवादी बच्चा मशीन है क्या? यंत्र, हाँ, यानी कि रटंत विद्या, रटा रहे हैं, रटा के सिखा रहे हैं, तो यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण का प्रतिरोध करना चाहिए, सही हो गया यह विकल्प। यंत्रवादी पहलू नेगेटिव, लेकिन इस चीज का कहता है प्रतिरोध, और इसको चुनौती देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है, डी नंबर। गलत क्या है? तो ए, और यही उत्तर। बेहतरीन प्रश्न, तर्क वितर्क करने वाला। कक्षा में सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एनालिसिस को बढ़ावा देने के लिए तो विद्यार्थी कैसे अवसर, विशिष्ट उपलब्धि मार्ग में सम्मेलन, निम्न स्तर का उपलब्धि मार्ग में नहीं, केवल विशिष्ट, गलत। मौलिक खोज, मौलिक चिंतन यानी स्वतंत्र विचार और सोच को बढ़ावा देने वाला, बिल्कुल दमदार बच्चा, तभी तो चिंतन सृजनात्मक होगा, क्रिटिकल वाला होगा, क्रिएटिव माइंड होगा। परीक्षा देना, देखिए बेहतर कौशल विकसित, केवल परीक्षा नंबर को बढ़ाने वाली बातें, समझ विकसित होनी चाहिए, केवल परीक्षा नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम, अभिसारी मतलब एकमात्र प्रकार का उत्तर वाला चिंतन, गलत, और हमारा उत्तर बी नंबर। एक संरचनावादी कक्षा, कैसा? कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान का निर्माण करना, सृजनात्मकता,
लर्निंग बाय डूइंग करते हुए। तो संरचना, ज्ञान का रचना करना। बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, किसका? संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान से जुड़ा हुआ कोलैबोरेटिव लर्निंग किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता? बच्चों में वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल एक दूसरे से वार्तालाप करके सीखते हैं। अध्यापक के संवेग द्वारा, जी हाँ, संवेग संज्ञानात्मकता से जुड़ा हुआ है। क्या संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित होते हैं? बिल्कुल सही है। आखिर एक शिक्षक किसी बच्चे के ललाट को देख करके सिकुड़ी हुई है, भौंताना हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, संज्ञान को ही तो देख के समझ पाता है। ये दोस्त सही विकल्प, इसको गलत मत कर दीजिएगा। अध्यापकों के संवेग द्वारा, अध्यापक संवेग को समझेगा। अच्छा, संवेग सर आज छोड़ दीजिए कॉन्सेप्ट, आज बहुत ज़्यादा एकदम हो गया। तो शिक्षक क्या करते हैं? उन बच्चों के भी संवेग को समझते हैं, इमोशन को। चलो आज पढ़ लो एक चैप्टर। हाँ सर आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। तो जानने की उत्सुकता, आप जानते हैं संवेग मूल प्रवृत्ति जन्म देती है। भूख, प्यास, निद्रा, डर, किसी से कॉम्बैट, संघर्ष करना, नफरत, द्वेष, किसको? संवेगों को जन्म देती है। और संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्यापक संज्ञान संवेगों के आधार पर बेहतरीन रचनावादी कक्षा का निर्माण कर सकता है। आखिर दूसरे बच्चों के संवेग को ही तो समझता है। शिक्षक में भी तो विद्यमान है संवेग, और अपने संवेग से जोड़ के दूसरे के संवेग को समझ लेता है। इसलिए अध्यापक के द्वारा संवेग जो है, अध्यापक का संवेग मदद करेगा बच्चों के संवेग को समझने में। दैट्स इट, राइट आंसर। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध, सकारात्मक कह रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कैसा? अंतःक्रिया, सही है। बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन, बाह्य रूप आंतरिक नहीं, बाहरी रूप से इंट्रिंसिक, एक्सटर्नली, जैसे दंड, छड़ी से पीट देना, जैसे परीक्षा में आप फेल हो जाओगे, ये वाला भय दिखा करके अनुशासन दे देना, ये सब तो गलत है। 1, 2, 3 विकल्प सही, सी नंबर उत्तर। आपको 1 और 3 तो समझ में आ गया होगा, वैसे भी विकल्प मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? सी नंबर केवल 1, 2, 3। 22 नंबर, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक की व्यवस्था, पढ़ाने की रणनीति बढ़िया नहीं है, शिक्षण व्यवस्था असफल हो गई, चरमरा गई। बच्चे यदि फेल हुए तो किसका दोष? शिक्षक का, शिक्षण व्यवस्था का, विधियों का, शिक्षण व्यवस्था का, निकाय का। इस वाक्य का समर्थन करता है। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थी के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। बताइए, विभेद कीजिएगा। हाँ, गलत हो गया ना? वर्गीकरण, विभेदता, उनके सामर्थ्यता, एबिलिटी के आधार पर, गलत बात है दोस्त। वर्गीकरण, भेदभाव नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, यानी जेहन में, ध्यान में, मस्तिष्क में नहीं रखते। विविध गतियों यानी बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं। विविधता को, बहुविधियों को सुसाधित करना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। तो विविध गति का ध्यान नहीं रखते हैं, संज्ञान में नहीं रखते हैं, और सही है यह। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। विद्यालय की जरूरत जो है उसको विद्यार्थी को समझना चाहिए, गलत। यार विद्यार्थी की जरूरत को समझना चाहिए, एक विद्यालय को, एक शिक्षक को। बच्चे योग्यता की कमी, देखिए बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कमी नहीं, निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं, आईक्यू उनका कमजोर है। यदि शिक्षक बेहतरीन कार्यकुशलता पढ़ाने की रणनीति का उपयोग करे तो निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी जो है सफल होंगे। यह भी सही है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? बी नंबर, बी फॉर बाबा जी। 23, किसी संप्रत्यय यानी कोई कॉन्सेप्ट के प्रासंगिक, यानी प्रासंगिक बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ, प्रसंग से जुड़ा हुआ और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल
होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा। परिभाषा रटंत विद्या, संज्ञा की परिभाषा बताओ नाउन की। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन की परिभाषा बताओ। परिभाषा रटंत विद्या नहीं चलेगा साहब। अर्थपूर्ण कैसे हो पाएगा? जब बच्चा समझ पाएगा, समझ विकसित होगा, जब बाह्य जीवन से जुड़ेगा। बाह्य जीवन संबंधित करते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ के, सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी प्रासंगिक बोले तो संदर्भगत वातावरण से जोड़ते हुए। सही है भी। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों, हूबहू शब्द सह ज्यों का त्यों, गलत। खुद का चिंतन होना चाहिए, रट्टा मार ले, गलत। बी नंबर उत्तर। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है। बताइए, अध्यापक का तो ख्याल ही नहीं रखना है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में, और अध्यापक भय को संभाल नहीं सकते, ये क्या मतलब मजाक वाला है? यही पेडागोजी कहती है शिक्षण शास्त्र। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेगा भाई? हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में हर प्रकार की जिम्मेदारी शिक्षक को लेना कर्तव्य है। असफलता और त्रुटियां बच्चे का अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है गलतियां होना। और ये ना सीखने के लिए एक पिलर का काम करता है, मदद पैदा करता है। कौन? असफलता, गलतियां, त्रुटियां, संभ्रांति, भ्रांति, मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्ट। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। जिसको भय होगा वो विफल हो जाएगा। अब ये बताइए क्या बात है? पॉजिटिव ना आपको देखना है, क्यों जरूरी है पूछ रहा है। सी नंबर। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पुरस्कार क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, तो बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ती जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी? छीन, यानी कि कम होती चली जाएगी। यही तो उत्तर होगा, छीन होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती, बढ़ेगी कैसे? बाह्य अभिप्रेरणा छीन हो जाती है, बढ़ जाती है बाह्य अभिप्रेरणा महाराज। छीन यानी कि डिक्रीज हो जाना, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही छीन नहीं यारा। एक नंबर। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, डिनोट करता है, फोकस करता है? किस विकल्प में है? बेहतर समस्या समाधान करता, सृजनात्मकता, क्रिएटिव होगा बच्चा। प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, प्रतिक्रिया लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, यानी कि प्रतिक्रियात्मक कैसा? लर्निंग बाय डूइंग, प्रक्रिया करके बच्चा सीखेगा, नियमों के आधार पर नहीं। अनम्यता की कमी यानी नियम वगैरह की कमी, अनम्यता, अनियमीकरण में कमी, तो बच्चा बाहरी दुनिया से जोड़कर सीखेगा। सही है, अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही बात है। एक नंबर। क्रियात्मक जड़ता, तो जड़ता गलत, यानी फिक्स हो जाना, क्रिया को, एक ही क्रिया को बार बार करना, एक ही तरीके से सोचना। अभिसारी भी दिया गया है, गलत। प्रक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन के कारण गलत, एकमात्र उत्तर हो जिसका। अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। अब क्रियात्मक जड़ता यानी कि फिक्स्डनेस, फिक्स, एक ही तरीके से सीखना, एक ही तरीके पर विचार करना, फिक्स जड़ता यानी स्थिर, गलत हुआ। एक नंबर सही। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा से वंचित वर्ग है, ठीक है। हास्याकृत बच्चा, डिप्राइव्ड वर्ग का बच्चा, मार्जिनलाइज चाइल्ड। सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। सही बात है ना? यदि सफलता का विचार आया, बच्चे सफल होंगे, पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। सही बात है। शिक्षक यदि अपेक्षा रख रहा है, क्या अपेक्षा? कि तुमको पास होना है, एकदम तुमको कबड्डी मैच में एकदम टॉपर बनना है, तो वो प्रभावित होगा। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू करना चाहिए, यानी स्वतंत्र वातावरण नहीं देना चाहिए, ऑटोनोमस, गलत। स्वक्रियाशीलता होनी चाहिए, स्वविचार करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने को प्रोत्साहित। देखिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन, गलत।
शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचने के लिए, असफलता से बचना, अरे असफलता सीखने का संसाधन है यार। गलतियां त्रुटियां करने दीजिए बच्चों को, हमने आपने भी तो गलतियां करके सीखा। 1 नंबर पॉजिटिव उत्तर है, दमदार उत्तर होगा। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से कैसा पॉजिटिव वातावरण जो है ना सुसाधित सुनिश्चित कर सकती है। कैसे कर सकती है? पॉजिटिव क्रिएटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, समृद्ध भाषिक परिवेश, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी। देखिए फिक्स्ड, बच्चे से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तुरंत मारपीट। आपने देखा होगा तय बैठने की व्यवस्था, निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, तो इससे क्या होगा? सीखने का वातावरण, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होगा क्या? पुरस्कार और सजा का प्रयोग गलत, अनुशासित रखना, दंड देना। बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। जी हाँ, क्योंकि संज्ञान तभी बेहतरीन होगा जब संवेग को भी मद्देनजर रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, जेहन में रखा जाएगा। क्या? संवेग, इमोशन। बच्चे उत्साहित हैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बच्चों का माथा लटका हुआ है तो शिक्षक समझ लेते हैं संवेग के माध्यम से कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो संवेग सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्त। इस तरह आप बेहतरीन वातावरण दे सकते हैं। सही है उत्तर। बच्चों की क्षमता के आधार पर, फिर है एबिलिटी, योग्यता के आधार पर उनका विभेदीकरण, अलग अलग ग्रुप बना देना, गलत हो गया, अलग अलग समूह। इससे बच्चों में तनावपूर्ण वातावरण होगा, बच्चा एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेगा, तनावपूर्ण, डिप्रेशन हो जाएगा। 29 नंबर, एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके, यानी कि शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। गलत है ना सरासर? तो कहता है चुनौती दे सके, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाएंगे, डरेंगे। संप्रत्यय स्पष्टता में, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता, क्लैरिटी में कमी रह जाएगी। ये सही बात बोल रहा है और यही सही है, ये गलत है क्योंकि हाँ कह दिया इसने। ये भी गलत है, हाँ कह दिया है कि ये सही बात है, सत्ताधारी होना चाहिए। नहीं साहब, बाल केंद्रित होना चाहिए। नहीं, आज के तकनीक युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है, यानी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अप्रासंगिक थोड़े होता है, प्रासंगिक होता है, प्रसंगों से जोड़कर पढ़ाता है, संदर्भों से जोड़कर, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हुए। गैर प्रासंगिक, अप्रासंगिक गलत वर्ड है। सी। 30 नंबर, कक्षा में परिचर्चा यानी चर्चा में शामिल करना, परिचर्चा करना, उसके दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? गलत उत्तर को सही कर दिया तुरंत, नहीं करना है तुरंत सही, क्योंकि बच्चे इसमें हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। जब बच्चा विचार को प्रस्तुत कर रहा है उस समय मत कीजिए सही, उसे थोड़ा बहुत आप हिंट्स दे सकते हैं ताकि बच्चा स्वयं अवसर प्राप्त करके सुधार कर सके संभ्रांति या भ्रांति को। हाँ, गलत बात है, नहीं करना चाहिए ना तुरंत संशोधन। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। बिल्कुल बात सही है। गलती हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुम बोलो ना, तुम अपने विचारों को प्रकट तो करो, डर क्यों रहे हो? गलतियां होंगी तो क्या दिक्कत है, तुम आगे बढ़ोगे। गलतियां ही सीखने का पिलर है, मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो भय नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात बोला। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्फुटता की कमी को दर्शाते हैं साहब, पिलर होते हैं, कमी नहीं होती है, असफलता या त्रुटि, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधार देना चाहिए। गलत हुआ ना, हमने आपने भी तो जोड़ना घटाना गलती की थी। हर्षिकार दीर्घिकार बी को डी पढ़ लेते थे, 9 को 6 पढ़ लेते थे, धीरे धीरे गलतियां सुधार हुई। वातावरण में ढल करके हमें अवसर मिला, और अवसर मिला तो हम स्व सक्रियशीलता के आधार पर खुद सही कर लिए।
सही हो गया ना अभी? मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।